नाउ इट्स टर्न फॉर फिजिक्स। क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करेंगे हम। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन कि व्हाट हैपन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले यहाँ दिमाग में आना चाहिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात हो रही है, ये है क्या। एंड सॉरी फॉर माई वॉइस। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर है क्या। तो आप सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ओके, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका हमारे अर्थ पे एक दूसरे को हर कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लिया, किसी का मास m है, किसी का स्मॉल m है, तो उनके बीच की डिस्टेंस d है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, ओके। उसी को आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं इन शॉर्ट, ओके। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। पुल्स ऑब्जेक्ट विद मासेस टू ईच अदर, ओके। एक दूसरे की तरफ को हमेशा कोई ना चीज़ अट्रैक्ट करती रहती है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन यू एंड एवरी ऑब्जेक्ट, ओके। आपके बीच, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ओके। इफ़ यू सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं विद द मास ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इन दोनों के मास की मल्टीप्लिकेशन के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के, ओके। आर को यहाँ मैंने एज्यूम करा है एज अ डिस्टेंस। तो यहाँ पर जब आप इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल जी आपने पढ़ा है ना, क्या कहते हैं इसको, आप बताइए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। यही वाला फॉर्मल जो आपका लॉ है, किसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, यही लॉ आपका इस क्वेश्चन में अप्लाई होने जाएगा। सो अब एक बार रीड कर लेते हैं। इन्होंने कहा है टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल्ड, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके। हमने इसमें दो केसेस मान लेंगे। एक केसेस तो हमारा होगा जिसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, आपका एम भी एज इट इज़ है और आपका स्मॉल एम भी एज इट इज़ है, उनकी डिस्टेंस भी ऐसी, इसको हमने केस 1 मान लिया। अब हम केस सेकंड की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें जो क्वेश्चन में दिया है हम उसको बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। आप या तो फर्स्ट वाले का मास डबल कर लो या फिर दूसरे वाले का। इसमें अगर हम फर्स्ट वाले को 2m कर दें और डिस्टेंस भी इनकी r थी, वो कितनी हो जाएगी 2r। यही सब वैल्यू उठा के हमें जो फर्स्ट हमने केस माना है उसमें पुट कर देनी है। तो हमारा यहाँ 2m हुआ, ओके। मल्टीप्लीकेशन में हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास एंड डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर, जो कि आपका बेसिकली ओपन होने के बाद क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब आप यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसको बेसिकली कट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका लास्ट वो हो जाएगा कि हाँ भाई इसके बाद अभी कट नहीं होगा, तो 1/2 आया। अब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अंदर हमारा लेफ्ट हुआ, ये जो हमारे नंबर्स हैं कांस्टेंट है, उसके अलावा क्या क्या आ रहा है, जी स्मॉल एम कैपिटल एम मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि वो फर्स्ट केस ही आ रहा है। तो ये कितना आया फर्स्ट केस के, ये हो गया आपका द फोर्स वुड बी हाफ्ड, ओके। जो पहले फोर्स था वो अब कितना हो गया है, हाफ। ईजी। तो कॉन्सेप्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कभी कुछ भी दे देंगे, कभी आपसे कह देंगे फोर्स डबल हो गया, तो बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट हुआ। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको कितना पता है कि जो आपका होता है ये फिक्स है ना, एक ये डिजिट है जो कि फिक्स है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब ये सबको पता है कि न्यूटन नीचे बैठा था, ऊपर से आपका एक सेब धरती पे गिरा, तो वहीं से उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाल दिया आपके, उस पर आपने बहुत पढ़ा है। हमने स्मॉल जी हमने कैपिटल जी पढ़ा है, हमने स्मॉल जी भी ऑब्वियसली बात है पढ़ा है, ठीक है ना। स्मॉल जी आपका क्या होता है, ये बेसिकली होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक आपका एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी के थ्रू। तो अगर रीड करते हैं, व्हेन समथिंग इज फॉल्स इट फॉल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कभी भी कोई चीज़ गिरती है, इन अर्थ की बात कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से गिरते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट फील्स अ फोर्स इट एक्सेलरेट्स विच मीन्स द वेलोसिटी गेट्स बिगर एंड बिगर, यानी कि कोई नीचे गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जाती है। यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, ओके। द स्ट्रेंथ विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट या पुल्स समथिंग फ्रॉम ऑफ ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो बेसिक मतलब क्या है कि आपकी अर्थ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करती है तो उसको आप क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन कह देते हैं। अर्थ पुल्स ऑन एवरीथिंग दैट एग्जैक्ट सेम अमाउंट। अर्थ सभी चीज़ों को सेम अमाउंट के साथ पुल करती है। ऐसा नहीं है कि वो एक पेन को अलग आपका अलग फोर्स से आपका अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या फिर एक एप्पल को अपनी तरफ से अलग ऑब्जेक्ट उससे वो कर रही है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अर्थ सभी चीज़ को आपका सेम अमाउंट के साथ पुल करती है, ओके।
तो अब आप ना यहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि ओके एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, जो स्मॉल जी होता है वो एक टाइप का एक्सेलरेशन होता है आपका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से अर्थ आपका किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके, इज इट क्लियर? आपने ए पढ़ा है, ए हमारा वेलोसिटी, हमारा नॉर्मल स्पीड में हम जब बात कर रहे होते हैं वो एक्सेलरेशन ए है। यहाँ जी आपका अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम स्मॉल ए के बारे में बात करेंगे। ओके, दोनों ही एक्सेलरेशन है, दोनों ही में ही आपका वेलोसिटी होती है, बट एक में आपका अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, एक में हम अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओके, नाउ अब आप मुझे बताइए एफ फिजिकल एम ए होता है, तो अगर मैं यहाँ पे जी रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एफ फिजिकल एम ए है, अब ये भी एक्सेलरेशन है तो मैंने इसकी वैल्यू जी कर दी है यहाँ पे। अब सेम उस वैल्यू को हमें इतना पता है 9.8, या फिर आप इसको लगभग 10 मान सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आपकी यूनिट होती है नॉर्मल एक्सेलरेशन की भी। तो आपका अगर हम एफ इजिकल एम जी हमारे जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविएशन था उसमें जाके इसको पुट करने लगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमें उसे देखना होता है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो हमारा स्मॉल जी होता है वो ग्रेटर होता है आपका पोल्स पे, है ना। ये तो आपका मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की यहाँ पे अर्थ को ऐसे नीचे से ऐसे प्लेन नहीं होती ना, तो हमें जो भी आपका इतना समझिए जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल, उनमें आपका जो आपका एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो आपका हाई होता है। अगर यहाँ हाई है तो लो कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे। एट इक्वेटर दैट मीन्स एट 0 डिग्री इट इज़ वेरी लो। किसके बारे में बात कर रहे थे हम यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सिंपल पता हो, पोल्स पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है ना, क्योंकि और इसी वजह से जो बल्जेस आए हुए हैं ना हमारी अर्थ पे, ओके, हमारी अर्थ बिल्कुल ऐसे गोल गोल शेप की नहीं है, साइड में जो वहाँ पोल्स पे ना बल्ज है, यानी कि थोड़ा खिंचाव है, वो इसी वजह से वहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। तो इतना हमें क्लियर होना चाहिए। नाउ अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स वाले में एफ की वैल्यू की जगह हम अपने फोर्स की वैल्यू को एम जी से हमने रिप्लेस कर दिया, ये हमारा रिलेशन बता देता है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बारे में, ठीक है। यानी कि आपका एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में ये हमारा एक रिलेशन दे देता है। यहाँ से हमने एम से एम कट कर दिया तो जी इजिकल क्या आया आपका, जी स्मॉल जी इजिकल कैपिटल जी एंड मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन होता है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बारे में। आई होप अब आपको ग्रेविटेशन क्लियर हो गया है और आपका एक्सेलरेशन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज मास। नाउ व्हाट इज मास? मास और वेट आपका दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ओके, मास जो होता है, आप अभी अर्थ में हैं, ओके, आप अभी अर्थ पे हैं, फिर आप किसी प्लेनेट पे चले जाएं, ओके, सबसे बेसिक। अब आप यहाँ पे याद रखिए, यहाँ सिर्फ आप मून को रिलेट नहीं करेंगे, यहाँ हम किसी भी प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं तो मास आपका सेम रहता है। जो मास आपका अर्थ पे है वही मास आपका मून पे होगा, वही आपका वेनस पे होगा, वही आपका नेपच्यून पे होगा। ऑन एवरी प्लेनेट योर मास विल बी सेम। तो चेंज होता क्या है? चेंज होता है आपका वेट। ओके, डब्ल्यू से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इतना पता हो, जो भी आपका मास होगा वो हमेशा आपका सेम रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पे हमारा पीछे के टॉपिक से एक बात रह गई कि ग्रेविटेशन जो भी आपका एक्सेलरेशन था वो पॉजिटिव होता है जब आपका जो फोर्स होता है ना वो अप्लाई हो रहा होता है आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और सॉरी एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो रहा है। नेगेटिव तब होता है जब आपका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यही बात हम स्मॉल ए के बारे में भी पढ़ चुके हैं, राइट। ये तो हमको पता है कि जो आपका स्मॉल ए कब होगा, जब आपका एक्सेलरेशन जिस दिशा में आपकी गाड़ी जा रही है एक्सेलरेशन भी उसी दिशा में जा रहा हो, बट अगर एक्सेलरेशन दूसरी साइड में हो, वेलोसिटी उसकी दूसरी साइड में हो, तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। नाउ पहले हमें क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। क्वेश्चन है वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ हुज वेट 9 न्यूटन ऑन द मून। क्या होगा उस पर्सन का वेट अर्थ पे जो कि आपका मून पे जाके उसका अर्थ हो जाता है 9 न्यूटन। ओके, नाउ यहाँ साइड में आपको दिखा है द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज अबाउट 1.6 टाइम्स दैट ऑन द अर्थ। क्या बात कह रहे हैं ये कह रहे हैं भाई, अगर आप यहाँ पे 50 kg के हो, यहाँ पे 50 kg के हो, तो जब आप मून पे चले जाओगे तो आप अपने वेट को ना 6 से डिवाइड कर देना, वहाँ पे वो आपका वेट वो होगा। ओके, था वेट ऑन मून इज इक्वल 1.6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ। ये आपका रिलेशन होता है वेट ऑफ आपका मून पे और अर्थ पे। नाउ अब हम एक बार वेट को ना नॉर्मल उसमें समझ लेते हैं कि वेट आपका है क्या। ये एक और क्वेश्चन है, दोनों को हम साथ में पढ़ लेंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है दोनों का। वेट होता है आपका जो चेंज होता है, मास होता है जो रिमेन्स
सेम रहता है आपका, आप चाहे अर्थ पे हो चाहे मून पे हो। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में पढ़ना है आपको। वेट के बारे में दिया है कि मास के बारे में दिया है, ओके। तो वेट बेसिकली आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, बट दोनों में क्या, जो कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब वो हटती है तो कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है आपका स्मॉल जी। तो आप समझ सकते हैं कि वेरिएशन होता है आपका वेट में और मास में, है ना। तो बेसिकली आपका मास ऑफ मून जो होता है, मास ऑफ मून इज लेस देन द अर्थ, ओके। जो भी आपका मून का मास है ना, वो अर्थ के मास से आपका कम होता है। इसी वजह से वहाँ पे जो आपका वेट है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके, ओके। यहाँ हम अपने मास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नाउ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपको 9 न्यूटन वेट दिया है आपका, दैट मीन्स आपका W इजिकल कितना है, 9 न्यूटन। हमने रिलेशन ऊपर लिखा हुआ है इजिकल 1/6। अगर आप इसमें डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ओके, अगर हम इसमें वैल्यूज़ अपनी पुट करते हैं, हमें किस पे दिया है वेट, हमारा मून पे। दैट मीन्स हम मून की जगह पे 9 रखा, ये हमें फाइंड करना है। नाउ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमें आंसर क्या मिल जाएगा अपना 54 न्यूटन। सिंपल। अगर आपको इसका वाइस वर्सा दिया हो तो आप उसमें नीचे रख देंगे, क्लियर। तो ये बेसिक सा हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है। नाउ क्वेश्चन था हमारा, हाउ वुड द मास एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून कंपेयर इन द मास एंड वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। फर्स्ट है मैंने दिया मास एंड वेट वुड बी बोथ बी लेस ऑन द अर्थ। मैंने आपको बताया मास चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते ही फर्स्ट ऑप्शन आप रॉन्ग कर देंगे कि मास में चेंज नहीं होता है, भाई गलत बात है ये। बी हमें क्या कहा है, मास वुड बी द सेम बट इट्स वेट वुड बी लेस ऑन द मून। क्या कहा है, मास आपका सेम रहेगा और वेट आपका कम हो जाएगा ऑन मून। हाँ यही तो पढ़ा है हमने कि मास आपका सेम रहता है, वेट आपका कम हो जाता है मून पे, एग्जैक्ट बात है। बट अगर ये हमने टिक कर लिया, हम दूसरे भी पढ़ लेते हैं। मास वो हमने क्लियर कर लेना चाहिए आपको कि आपका वेट कम हो जाता है, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो हमने बात कही थी, मास आपका मून का कम होता है एज कम्पेयर टू योर अर्थ मास, ओके। थर्ड में क्या दिया था, मास वुड बी लेस ऑन द मून एंड इट्स वेट वुड बी द सेम। वेट सेम नहीं रहता, वेट ही तो कम होता है। मैंने कहा मास एंड वेट वुड बोथ बी द सेम, दोनों ही सेम रहते हैं। तो ये बात भी गलत है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर था। तो आपको मास और वेट का भी फंडा क्लियर हुआ, ओके। हमने 3 टॉपिक आराम से अपना PYQ के थ्रू क्लियर कर लिया कि क्वेश्चन आपको कैसे आ सकते हैं और कैसे आपको उनको टैकल करना है, ओके। तो इतनी चीज़ हमारी क्लियर होती है, ओके। अच्छा आप लोग मुझे बताना, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, तो वेट ऑन अर्थ कितना होगा आपका, ये आप अर्थ के बारे में बात कर रहे हो, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। आपका इसमें भी कोई डाउट नहीं बचेगा, जस्ट वॉच द फुल वीडियो, ओके। थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, पहले हम थ्रस्ट को समझते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, ओके। यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे कोई भी आपका प्रेशर, इसको आप नॉर्मल भाषा में प्रेशर कह सकते हैं, बट एट 90 डिग्री, इसी को आप कह देते हैं थ्रस्ट। और इसकी जो आपकी यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन, यानी कि बेसिकली ये फोर्स की तरह ही काम करता है। प्रेशर और फोर्स आपका समथिंग कोरिलेट करते हैं, बट आपको समझना होता है, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि आपका एक स्पेसिफिक एरिया पे वो लग रहा होगा, है ना। तो जो आपका थर्स्ट होता है वो डिपेंड्स करता है आपके एरिया पे, और कैसे अप्लाई होता है परपेंडिकुलरली। नाउ हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द प्रेशर। प्रेशर क्या होता है आपका, इट इज़ द थर्स्ट, ये थर्स्ट ही होता है बट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। पूरे एरिया पे अप्लाई नहीं होता, ये एक स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई होता है। इसी का ही एक एग्जाम्पल भी है हमारा प्रेशर का, कि आखिर क्यों आपका जो नाइफ होता है उसको आप शार्प बनाते हैं उसकी एजेस से। यही अगर आप इसको बता सकते हैं तो मुझे पहले ही बताना, अदरवाइज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्रेशर आपका, जो आपका थर्स्ट था तो वो पूरा परपेंडिकुलरली आप उसके एरिया पे पूरे पे अप्लाई हो रहा था, बस थर्स्ट क्या होगा, किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई हो गया, है ना। यानी कि उस जगह से वो चीज़ वहाँ से या तो आपकी कंप्रेस हो जाएगी, है ना, वहाँ से वो चीज़ कंप्रेस हो गई आपकी। तो प्रेशर आपका बेसिकली आपका होता है, थ्रस्ट को आप डिवाइड कर दे एरिया से, जितना भी आपको तो थ्रस्ट लगा था ना उसको आप डिवाइड कर देते हैं एरिया से, वही आपका हो जाता है प्रेशर। इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपकी जो इसकी SI यूनिट होती है दैट इज़ योर पास्कल। तो पास्कल किसकी यूनिट होती है, हमारी प्रेशर की। नाउ अगर हम एक नाइफ बनाएं तो आपको पता, ये नाइफ हो गया है ना, तो अब नाइफ की जो हमारी एजेस होती हैं उनको हम शार्प क्यों रखते हैं। जो नाइफ की एजेस होती हैं उस एजेस यानी कि किनारे, ओके, उनको आप शार्प क्यों बनाते हैं, कैसे, यानी कि अगर आप देखो चाकू कैसे मारते हैं,
ऐसे ना कि एकदम ऐसे उसको 90 डिग्री के एंगल पे जो भी प्लेस है उसके ऊपर वो कर बना के, है ना, एट 90 डिग्री का एंगल ही बनता है ना, टीवी वगैरह में बहुत देखा हुआ है ये वाला हमने सीन। तो क्यों होता है कि उसकी अगर हम उसको ऐसे लेटा के यानी कि हॉरिजॉन्टली मारें तो चाकू नहीं लगेगा आपका। आप किसी को ऐसे उस पर पुश कर दें, चाकू की कितनी ही शार्प हो आपका, आपने उसको लेटा के आप उसको मार रहे हैं, क्या वो लगेगा? नो। तो एजेस से ही क्यों शार्प बनाते हैं, इसका एक रीज़न होता है कि जब भी आपका जो लार्जर प्रेशर होता है ना वो स्मॉलर एरिया पे आपका ज़्यादा अप्लाई होता है, यानी कि जितना स्मॉल एरिया होगा उतना ज़्यादा लार्ज प्रेशर होगा। इसी वजह से आप प्रेशर को कहते हैं कि ये एक थ्रस्ट है बट एक यूनिट एरिया पे लगा हुआ किसी भी बॉडी के। ओके, और जितना ज़्यादा लार्जर एरिया होगा उतना ही आपका स्मॉलर हो जाता है प्रेशर। आप यही चीज़ ना आपने रेगिस्तान में देखी होगी कि रेगिस्तान में आप खड़े हैं तो आप नीचे को जल्दी धंसने लगेंगे, बट अगर आप लेटे हैं तो ऐसा नहीं होगा। ओके, इसी में आपका थर्स्ट प्रेशर का ही कुछ कोरिलेटेड सा वर्ड आता है, ब्योकेंसी। ये ब्योएंसी क्या होता है आपका? इट इज़ नथिंग, ये होता है आपका द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल का नहीं, आप समझिए किसी भी चीज़ का जो वाटर आपका एग्जर्ट करता है ना फोर्स किसी भी बॉडी पर उसको बाहर की तरफ धकेलने के लिए, इट इज़ नॉन एज आपका ब्योकेंसी, या आप इसको अप थर्स्ट भी कह सकते हैं। ओके, इसको आप अप थर्स्ट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे भाई, हमने डेफिनेशन पढ़ ली तो कुछ यूज़ भी होगा। ऑफ कोर्स होता है यूज़ स्विमिंग। आप जब भी किसी पूल में स्विम कर रहे होते हैं तो आप ऊपर ऊपर तैर पा रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि आपका वाटर जो है वो आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको आप ब्योकेंसी कहते हैं। ओके, ब्योएंसी आप क्या कहते हैं? जो भी वाटर आपका किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर अप्लाई करे टू पुश अपवर्ड। ओके, फ्लोट कर पा रहे हैं। आयरन की नेल होती है यानी कि जो कील होती है वो सिंक कर जाती है, बट जहाज़ नहीं डूबते। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई करते हैं। इसी से रिलेटेड आपका एक ब्योएंसी से ही रिलेटेड एक प्रिंसिपल है आप, है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे हमने दो जो बनाए हुए हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा चीज़ उतना ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी ऊपर, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वो डूब जाएगी, और इक्वल लगाएगी तो वो ऊपर सिंक करने लगेगी। इसको पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ योर एक्चुअली आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड का मतलब हटाना एक जगह से, इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सिंक। वहीं ऑब्जेक्ट विल फ्लोट विद द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेड इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपका क्या कहना चाह रहा है ये, कि आपका जो भी पानी के ऊपर कोई चीज़ है वो जितना ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर लगा रही है या फिर जितना ज़्यादा उसने पानी हटाया है, पानी भी अगर उतना इक्वल अमाउंट में आपका फोर्स लगा दे, इक्वल अमाउंट में आपका प्रेशर लगा दे तो वो चीज़ सिंक कर जाएगी। बट अगर ऐसा हो जाए कि जो वाटर है जो जितना डिस्प्लेस किया है वो कम हो जाए उस ऑब्जेक्ट के वेट के, तो वो चीज़ आपकी डूब जाएगी, जैसे कि आपकी आयरन की नेल डूब जाती है। वहीं आपका जो सिप्स होते हैं वो आपका फ्लोट कर जाते हैं। क्यों करते हैं फ्लोट? अगर हम शिप की बात करें तो शिप आपका एक अमाउंट में चलता है, तो जितना ज़्यादा वो पानी को नीचे डिस्प्लेस कर रहा होता है ना उतने ही अमाउंट का फोर्स पानी भी उसी पर लगाता है। इसी वजह से यहाँ आपका अगर आपसे शिप में लिखा है कि इसमें कौन सा आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है तो आप ब्योएंसी लिख के आएंगे इसमें। ओके, ब्योएंसी को हमारा राइट कर देंगे, ना कि अगर थ्रस्ट या प्रेशर और ब्योएंसी तीनों चीज़ें आ जाएं। ओके, तो उसमें आपका राइट क्या होगा? ब्योएंसी। इसकी वजह से ही आपके शिप फ्लोट करते हैं, जिस ब्योएंसी ही आपका बेस है, बेसिक आइडिया है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का, कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुल्ली और पर्टिकुलर इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस्ड बाय इट, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा पानी को जितना ज़्यादा डिस्प्लेस कर देता है तो पानी भी उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, उतना ही जितना कि पानी जो डिस्प्लेस हुआ था पानी जिसका उसका वेट था। ओके, तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया अगर बाय द चांस इसको आपको नहीं दिख रहा हो। वैसे तो आई होप आपको स्क्रीन पे क्लियर होगा। ओके, एंड गाइस जस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हमने बहुत आसानी से आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ लिया, उसके हमने एग्जांपल्स भी देख लिए कि कहाँ पे अप्लाई होता है, इसका बेसिक आइडिया क्या था। नाउ हमारा टॉपिक है डेंसिटी। आई नो कि मैं वो टॉपिक आपको चूज़ करके लाई हूँ ना जिसमें आपको दिक्कत होती ही होती है कि समझ नहीं आता व्हाट इज़ द थ्रस्ट, व्हाट इज़ द प्रेशर, ब्योएंसी क्या होता है, शिप पे आपका प्रेशर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, थ्रस्ट क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। ये सब चीज़ें मैंने इसी वजह से इसमें इकट्ठी बना दी हैं। अब डेंसिटी आपका क्या होता है? डेंसिटी को हम नॉर्मल भाषा में कहें ये मास होता है ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम।
ओके। एक जो भी यूनिट वॉल्यूम है उसका जितना भी मास होता है उसको आप डेंसिटी कहते हैं। ओके, डेंसिटी इज द सब्सटेंस मास पर यूनिट ऑफ अ वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपने दो देख लिया कि यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। जो आपका फर्स्ट पार्टिकल है ना, ये जो फर्स्ट है ये आपका लिक्विड है। लिक्विड में आपको पता होगा कि लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में आपका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम आपका सॉलिड की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होते हैं, पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ओके, नाउ तो डेंसिटी का क्या रिलेशन है इससे? बहुत ज़्यादा रिलेशन है, क्योंकि डेंसिटी आपका क्वेश्चन भी आपको पता होगा, ऐसे ही पूछे जाते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी कैसी होगी, सॉलिड की डेंसिटी कैसी होगी, ये बताओ, है ना। ये सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी को अगर मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में समझा दूँ तो डेंसिटी आपका नथिंग एल्स ये होता है हाउ टाइटली अ मटेरियल्स पार्टिकल आर पैक्ड। कितने ज़्यादा टाइट आपके मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइट आपके एकदम कसे हुए हैं, उसी चीज़ को आप डेंसिटी कहते हैं। जितने ज़्यादा टाइट पार्टिकल डेंसिटी उतनी हाई। ओके, एंड जितने लूजली बाउंड होते हैं आपके पार्टिकल डेंसिटी आपकी उतनी ही कम हो जाती है। गैस की डेंसिटी कितनी होगी अब आप बताइए? गैस में तो लिक्विड से ज़्यादा दूर दूर होती है, तो गैस की डेंसिटी आपकी सबसे डाउन चली गई। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है ना? दोबारा अगर मैं समझा दूँ, मैंने कहा जितने ज़्यादा आपके टाइटली बाउंडेड होंगे पार्टिकल्स किसी भी आपके मटेरियल के, उतनी ही ज़्यादा हाई होगी उसकी डेंसिटी, और जितने लूजली बाउंड होंगे उतनी ही कम होगी। नाउ सॉरी, स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं डेंसिटी आपका क्या है। डेंसिटी इज़ हाउ मच योर मास इज पैक्ड इनटू अ गिवन एरिया। गिवन एरिया को आप वॉल्यूम कहते हैं, एंड दैट इज डेंसिटी को आप मेजर किससे कर सकते हैं? M/V, इसको आप रो भी कहते हैं ना। जो D लिखा हुआ है डेंसिटी का, आपने अगर हम इसको साइंस की लैंग्वेज में जाएँ तो उसको रो लिखा मिलेगा, है ना। तो किसी का भी जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको आप उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाता है उसकी डेंसिटी आपकी कितनी ज़्यादा है। ओके, अब आपको इतना तो पता है ना, सॉलिड का मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू योर लिक्विड एंड गैस। तो ये आपका एक आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ जाएगा। एज पर डेंसिटी आप इनको अरेंज कीजिए, सॉलिड का सबसे ज़्यादा होगा, देन लिक्विड, देन गैस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब एक 4 डिग्री सेल्सियस में टर्म होता है। अब आपको ये चीज़ याद रख लेना थोड़ा सा कि एट 4 डिग्री सेल्सियस किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आपका डेंसिटी होता है ना, ऑब्जेक्ट का सॉरी लिक्विड का, यानी कि वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा हाई होता है। एक क्वेश्चन आपका आया था 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप पानी को हीट करते हैं तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। अब आप मुझे सोच के बताएंगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जाने पे क्या होगा। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है, थोड़ा मैं हिंट कर देती हूँ कि 4 डिग्री सेल्सियस पे हाई होती है डेंसिटी। ओके, नाउ योर लिफ्ट फंडा। लिफ्ट का क्या चक्कर है भाई, है ना। तो सबसे पहले हमारी लिफ्ट एक्चुअली ये होती है। ओके, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। ये तो हो गई इसकी दो कंडीशन, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। बट आपको पता है एक और मोशन हो सकता है इसमें। अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन तो हमें पता है, जब सरफेस से आपका फ्लोर से ऊपर किसी उस पर जा रही है तो आपका ग्राउंड से किसी फ्लोर पे जा रही है तो वो आपका हो गया अपवर्ड, फ्लोर से ग्राउंड पे आ रही है तो आपका हो गया डाउनवर्ड। ओके, बट थर्ड कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन को आप जानते हैं फ्री फॉल के नाम से। ओके, अब मैंने ये तीनों बॉक्स जो बनाए हुए हैं इसमें हम तीनों कंडीशन को अलग अलग लिखेंगे। फर्स्ट इज़ योर अपवर्ड, सेकंड इज़ फॉर डाउनवर्ड, एंड थर्ड इज़ योर फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? अगर हम फ्री फॉल की बात करें तो फ्री फॉल बेसिकली आपका, फ्री फॉल से आप समझ में आ रहे हैं एकदम फ्री होके कोई चीज़ फॉल हो रही है। यस, जब आपकी इसकी स्ट्रिंग टूट जाती है तो ये फ्री फॉल होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका फर्स्ट है, जब आप लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मोशन कर रही होती है तो अपवर्ड मोशन के टाइम आपका स्पीड तो आपकी यूनिफॉर्म होती है, अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड वगैरह में से, है ना। तो बेसिकली चेंज आपका किस में आता है? वेट में। तो आपका एक्सेलरेट होती है जब वो अपवर्ड मोशन में, तो आपका वेट जो होता है वो हैवी फील होता है। ओके, जब वेट लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो वेट ज़्यादा फील होता है, बट जब वेट वहीं आपका लिफ्ट नीचे डाउनवर्ड मोशन करती है यानी कि डाउनवर्ड एक्सेलरेट होती है तब आपका लेस वेट फील होता है। वहीं अगर फ्री फॉल वाली कंडीशन हो जाए, वही जो आपकी रोड थी जिससे आपकी लिफ्ट चल रही है या बंधी हुई है वो आपकी ब्रोक हो जाए, उस वक्त आपका वेट जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इसी कंडीशन को आप कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल के टाइम आपके पता है ऊपर जब लिफ्ट एकदम से ब्रोक हो जाए या रोड आपकी एकदम से ब्रोक हो जाती है तो लिफ्ट एकदम से नीचे आके लगती है, उसमें इसका मतलब होता है आपका वेट
ज़ीरो हो गया है। ओके, और आपकी स्पीड कैसी रहती है, ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है यहाँ पे। और वेट में भी आपका यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता, यानी कि वेट में आपका कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ आई होप आप लोगों ने तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया होगा कि अपवर्ड, डाउनवर्ड और फ्री फॉल में आपका क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और किस में आ सकते हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक बार हम देख लेते हैं। आपका ये क्वेश्चन था कि अगर आपका हाँ, 2 stones of different masses are dropped from the top, who reaches first? ये क्वेश्चन आपका मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो आपके दो वेट जो भी आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपका ड्रॉप किए जाते हैं, मास उनका कुछ भी हो, तो मास से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपके दोनों साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ ही जाके गिरेंगे वो आपके। ऐसा नहीं है कि कोई 1 सेकंड बाद आएगा, कोई 1 सेकंड बाद पीछे आएगा, पहले आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मास वगैरह में कोई चेंज, जब ऐसा मास वगैरह के बारे में बात आए तो आपके कोई चेंज नहीं होगा, साइमल्टेनियसली वो आपके नीचे गिरेंगे। ओके, तो हम लोगों ने ना इम्पोर्टेंट टॉपिक कितने सारे कवर भी कर लिए हैं। यहाँ आपको कुछ भी दे देंगे, आपको दे देंगे एक कोई पत्थर होगा हमारा स्टोन 30 kg का, एक है हमारा 5 kg का, कौन पहले आएगा कौन बाद में, तो भाई वो भी फ्री फॉल की कंडीशन हो गई, तो कोई पहले कोई बाद में नहीं, एट द सेम टाइम। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ सम डिवाइसेस वर्क, यानी कि आपकी जो भी डायनामो या फिर मोटर या फिर आपकी कैंडल वगैरह जो भी चीज़ होती है, ये आपका चेंज किस एनर्जी में होती है और किस एनर्जी को चेंज कर देती है। ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म सा होता है कि भाई आपको कुछ भी एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, पूछेंगे कि अच्छा बताओ ये इसमें से किस एनर्जी को किस में चेंज कर रहा होता है। तो यहाँ मैंने कुछ लिखे हुए हैं, डायनामो, कैंडल, माइक्रोफोन है ना, लाउड स्पीकर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद योर डायनामो। नाउ डायनामो क्या करता है हमारा, किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज कर देता है डायनामो? डायनामो चेंजेस योर मैकेनिकल एनर्जी इनटू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इन ऐसे ही आपके एसी जनरेटर भी होता है, वो भी आपका सेम वर्क करता है, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देता है इनटू आपका, अच्छा हाँ, जहाँ मैं ई लिखूँ दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी एंड ई दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो आप उस चीज़ को समझ लेना। तो एक डायनामो चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक तो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं। नाउ कैंडल आपका क्या चेंज कर सकती है? ऑफ कोर्स वो भी चेंज करती है, लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देती है। पहले वो बर्न होती है ना, लाइट होती है, उसकी लाइटन अप होती है, उसके बाद क्या कर देती है वो, उसमें से हीट होती है, हीट रिलीज होने लगती है, तो लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में। माइक्रोफोन चेंजेस योर साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। माइक्रोफोन्स आपके क्या कर देते हैं, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में रिप्रोड्यूस कर देते हैं। नाउ लाउड स्पीकर तो लगे होते हैं ना, सबको पता है लाउड स्पीकर क्या होता है। लाउड स्पीकर क्या होता है, पहले लाइट आती है उसमें, मतलब लाइट आएगी उसके थ्रू आपके चलेंगे वो, उसके बाद उसमें से क्या आने लगती है, आवाज़। तो बेसिकली आपका ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज कर देते हैं इनटू योर साउंड एनर्जी। ओके, इतना तो हमें क्लियर पता है भाई, हमें जो साउंड ही फील होता है बाहर आने के बाद, तो लास्ट सब्सटेंस तो हमारा साउंड एनर्जी ही मिलेगा। ये आपको एलिमिनेशन का एक मेथड बता सकते हैं कि आप ना लास्ट वो चीज़ ध्यान रखिए कि लास्ट में आखिर आपको मिलता क्या है। आपको स्टार्टिंग में ना भी पता हो कि स्टार्टिंग में इसमें कौन सी एनर्जी थी, आपको लास्ट का उससे पता होना चाहिए कि लास्ट वक्त क्या कर रहा था ये ऑब्जेक्ट। एंड योर ट्यूबलाइट चेंजेस इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर क्या, मोटर सबके घर में पानी को क्या करने का काम करते हैं, पुश करने का काम करते हैं। दैट मीन्स ये आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज कर दिया होता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, नाउ सितार वही इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपकी कौन सी एनर्जी को चेंज करता है। यस, कभी कभी ना आपको ऐसे एकदम अनएथिकल से दे देंगे कि भाई हम ये तो कोई आपके ऐसे लाइट वाले इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे बट दे दिए, बट आपको इस वजह से पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी को आपका साउंड एनर्जी में प्रोड्यूस कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी आपको बेसिकली जहाँ भी कोई वर्क हो रहा होता है ना, आपके वायर्स वगैरह लगे हों, उनके थ्रू आप कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि आप मोटर में कर रहे थे। तो ये हम कुछ ना एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं हमारे एक बार। ओके, तो फर्स्ट इज़ जनरेटर्स आपका किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं आपका मैकेनिकल एनर्जी को इनटू योर इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब लाइट चली जाती है तो क्या यूज़ करते हैं हम, जनरेटर क्या करते हैं, वो लाइट दे देते हैं हमें, है ना। तो फाइनल सब्सटेंस क्या होना चाहिए हमारा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। एसी जनरेटर्स अगर हम बात करें या फिर डायनमो की बात करें तो ये आपका सेम ही है, ये चेंज करते हैं योर मैकेनिकल एनर्जी। ये किस में करता था, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में।
तो ये आपका AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट में आपका चेंज कर देगा। बात वही है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देगा। DC मोटर की बात करें अगर हम, DC मोटर चेंजेस योर इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू योर मैकेनिकल एनर्जी एंड सेम एज योर इलेक्ट्रिक मोटर। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर आपका किस लिए यूज़ करते हैं? सो बेसिकली ट्रांसफार्मर चेंजेस द लो वोल्टेज इनटू अ हाई वोल्टेज और अ लो वोल्टेज करंट इनटू अ हाई वोल्टेज करंट एंड वाइस वर्सा भी ये आपका ट्रू होता है। वाइस वर्सा का मतलब है हाई वोल्टेज करंट को भी ये आपका लो वोल्टेज करंट में चेंज कर देता है। इसी वजह, वरना डायरेक्ट आपका बिजली घरों से तार क्यों नहीं डलवा दिए जाते? इसीलिए कि जो लो वोल्टेज है हाई वोल्टेज है ट्रांसफार्मर आपका उसको कवर अप कर सके। ओके, सो ये बेसिकली हमारी कुछ डिवाइसेस थी जो हमने पढ़ी हैं। ये हमने यहाँ पर सीख लिया कि हमारे क्या डिवाइस कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में आपका री इंटरचेंज कर देती है, किस एनर्जी में इंटरचेंज कर देती है, या बेसिकली क्या एनर्जी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर साउंड। ये टॉपिक भी थोड़ा सा परेशान करते हैं क्योंकि साउंड में वेव्स आती हैं। वेव्स में आपको वेव लेंथ आता है, वेव लेंथ में आपका फ्रिक्वेंसीज आता है, एम्पलीट्यूड आता है, पिच आता है। इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमको क्लियर नहीं होते, बट नाउ आई विल प्रॉमिस कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम साउंड के बारे में थोड़ा समझते हैं आखिर एग्जैक्टली साउंड है क्या। तो साउंड को बेसिकली ट्रैवल करने के लिए आपको कोई मीडियम चाहिए होता है, बट हाँ एक शर्त है, साउंड ना आपका वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता। यानी कि कोई वैक्यूम में वहाँ से आप साउंड को गुजारें तो आपका साउंड जाएगा नहीं, कोई आपकी वैक्यूम में आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। अगर हम वेव्स की बात करें, वेव होती क्या है? तो ये एक डिस्टर्बेंस होता है दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स। जब कोई भी एक पहले पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे पार्टिकल को ना मोशन में करने की कोशिश करें। इस वजह से आपने ऐसे उतार चढ़ाव वाले वो देखे होंगे, है ना। तो आपका पार्टिकल्स आपको, अच्छा यहाँ पर हम एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि आपने पी वेव, एस वेव और एल वेव पढ़ी हुई है ना। पी वेव्स, एस वेव, सेम कॉन्सेप्ट, वही वाली वेव्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे होते हैं। नाउ अगर हम वेव के बारे में थोड़ा सा और डीपली जाएं तो इसमें हमारी बहुत सारी, जैसे साउंड वेव्स हो गई, हमारी लाइट वेव्स हो गई। तो ये वेव्स जो मैंने ड्रॉ की हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये वेव्स हैं किस चीज़ की? ये वेव्स आपकी साउंड वेव्स की हैं और ये वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल का अब आप मतलब समझिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जो पैरेलली मूव करती हैं। वहीं कुछ ऐसी होती हैं जो आपका ना ऐसे 90 डिग्री का एंगल्स बना बना के मूव करती है, यानी कि आपका परपेंडिकुलरली मूव करती हैं। ऐसी वेव्स को आप ट्रांसवर्स कहते हैं। तो अब तो आप नहीं भूलेंगे ना, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? जो पैरेलली मूव करती हैं, इज़ लाइक योर साउंड वेव। एंड परपेंडिकुलरली जो मूव करते हैं उन्हें हम ट्रांसवर्स कहते हैं, एज लाइक योर लाइट वेव। और ट्रांसवर्स का एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि आपका कोई पोंड है, ओके, कोई पोंड है, आपने उसमें एक स्टोन फेंका, है ना, और आपको वो हिट कर गया। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा एयर और वाटर के थ्रू आपका ये साउंड वेव ट्रैवल कर सकती हैं, बट वैक्यूम के थ्रू ये ट्रैवल नहीं कर सकती। तो साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ऑफ कोर्स दे शुड नीड द मीडियम, बिना उसके तो मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती हैं हमारी। ओके, तो ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, हमको ये सब क्लियर हो गया है। आज के बाद अब हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पैरेलल कौन सी होती है जो ऐसे इक्वल डिस्टेंस में आपकी मूव करती है। साउंड वेव को आप कैसे समझ सकते हैं? जब हम ऑडियो मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो ऑडियो मैसेज में आपने देखा होगा वो ऐसे ऐसे लाइन आती हैं, आप उसमें देखना वो ऐसे 90 डिग्री पे वो पैरेलली लाइंस होती हैं, क्योंकि वो साउंड वेव है हमारी। ओके, तो अगर आप किसी तालाब में हिट करते हैं ना पत्थर को, जो वो वेव्स निकल के आती हैं उन्हें भी आप यही कहते हैं। आप डायग्राम में हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, हियर्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, योर पीरियड्स, ये सब हमारे कॉन्सेप्ट विद ये डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी कि आपके होते क्या है। अब लेट अस ड्रॉ अ वेव। आपकी वेव जैसे मूव करती है तो हमने ये एक वेव आपकी ड्रॉ कर दी है। सबसे पहले तो आपको ये पीक और आपका जो बॉटम होता है या वैली जिसको आप कह सकते हैं वो पता होना चाहिए। तो पीक को आप इसमें कहते हैं क्रेस्ट, और जो वैली होती है जो ये नीचे का होता है इसको आप कहते हैं ट्रफ। ओके, तो क्रेस्ट एंड ट्रफ आप किसको कहते हैं? क्रेस्ट आप पीक को कहते हैं किसी भी वेव की, और जब वो वेव आपकी नीचे जाके दोबारा से ऊपर उठती है तो जहाँ वो नीचे जाती है उसको आप ट्रफ कहते हैं, यानी कि ये इसकी वैल्यू होती है। तो जो चीज़ें हमें कंफर्म हुई कि आपकी ये क्या होता है। नाउ स्मॉल एफ से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? योर फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज़ योर एम्पलीट्यूड? ओके,
एंड व्हाट इज़ योर फ्रीक्वेंसी, हम अब इनके बारे में बात करने वाले हैं। नाउ अगर हम दूसरा डायग्राम हम देख लेते हैं, इसमें मैंने आपके दो कंसेप्ट लिख के दिखाए हैं कि भाई एक हाई फ्रीक्वेंसी है एंड सेकेंड इज़ योर लो फ्रीक्वेंसी। ओके, सो नाउ अब हम दूसरे पेन से समझते हैं थोड़ा क्या होता है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, लो फ्रीक्वेंसी तब ढक गया था। तो शॉर्ट वेवलेंथ आपका यहाँ पे लिख के दिया, नीचे आपका लॉन्ग वेवलेंथ लिख के दिया है। सबसे पहले हम इस वेवलेंथ को समझते हैं, आखिर ये इतना वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ है क्या। तो वेव प्लस लेंथ से मिलके आपका वेवलेंथ बना, यानी कि कोई भी जो वेव है उसकी आपकी कितनी लेंथ होती है, उसी को आप वेवलेंथ कहते हैं। दिख रहा है, ये जो बीच बीच के आपके यहाँ से यहाँ तक एरिया, इसको आप वेवलेंथ कह देते हैं। और शॉर्टर क्यों है, क्योंकि उसके बीच में छोटी छोटी, जब आपकी वेव छोटे छोटे से उसमें चले, ये बिल्कुल छोटा सा है ना, तो ये आपकी वेवलेंथ होती है। यानी कि एक वेव आपका एक बार आने में और फिर दूसरी बार आने में जितना देर का गैप बना देती है, उसको आप वेव कह देते हैं, वेवलेंथ कह देते हैं। और बेसिकली हमें समझ भी आ रहा है कि अच्छा वेवलेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ अ वेव। एक वेव की लेंथ को आप वेवलेंथ क्या देते हैं। नाउ एम्पलीट्यूड, इसको मैंने स्मॉल ए से ए से ही लिखा है खाली, और नहीं लिखा है। व्हाट इज़ योर एम्पलीट्यूड, आपने ये गाना सुना है ना, मैं तेरा एम्पलीफायर। व्हाट इज़ द मीनिंग, क्या होता है एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर का मतलब है किसी बेस को ऊपर बढ़ाना, समझ रहे हैं ना, किसी बेस को ऊपर बढ़ाना, यानी कि बेसिकली आपका वेव कितना ऊपर तक जा रही है उसी को आप एम्पलीफायर एम्पलीट्यूड क्या देते हैं। So what is your amplitude? It is the height of the wave and it is the actual position. Okay, wave की actual position आपकी वहाँ तक होती है। Now what is your PP, क्या होता है period of time। तो P आपका क्या होता है, the time to complete one wave or a cycle। ये स्टार्ट जहाँ से हुई है और वहाँ जहाँ ख़त्म हो रही है ना, इसके बीच का जो सब कुछ है, जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक गई है, इसी को आप टाइम क्या देते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली नोन एज योर पीरियड। आपको पीरियड ऑफ टाइम भी लिख के दे देंगे, खाली पीरियड भी लिख के दे देंगे, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। नाउ व्हाट इज़ योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपके दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो आप स्पेक्ट्रम में भी पढ़ेंगे। ओके, स्पेक्ट्रम में भी आपके ये आते हैं। तो व्हाट इज़ योर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग, टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो होती है ना, वेव्स या फिर वेव्स की साइकिल प्रोड्यूस एट अ टाइम। अब आपने देखा होगा हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, हाई फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, और लो फ्रीक्वेंसी क्यों है साइड में नीचे, क्योंकि आपका इसमें देखिए स्मॉल गैप है। तो यहाँ पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हाई है। क्यों हाई का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जितनी ज़्यादा आपकी ऐसे वेव्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा कम वेव्स होंगी, यानी कि वेवलेंथ जैसे ही बढ़ गई आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और आपकी जैसे ही वेवलेंथ कम हो गई हो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पे हाँ एक टर्म और आता है पिच का, उसको आप ऐसे ही समझ लीजिए। पिच बेसिकली नथिंग, पिच आपकी फ्रीक्वेंसी ही होती है, बट इन साउंड में आपका एक साउंड कितने देर तक चलता है वो उसकी पिच कही जाती है। ओके, सो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है, अब आपको दिख रहा है माउंटेन्स में ये लड़की खड़ी है और ये चिल्ला रही है ना, ऐसे हाथ रख के दिख रहा होगा आपको। तो क्या होता है, अब आपने जब आपने ये तो बहुत बार देखा होगा, माउंटेन्स में जब भी आप खड़े होकर अपना नाम चिल्लाते हैं वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाके वापस से आपको अपना नाम सुनाई देता है। ओके, सो व्हाट इज़, इस वाली फिनोमेना को हम कह देते हैं इको। इको क्या होता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स बाय विच साउंड इज रिपीटेड। रिफ्लेक्शन होता है आपका, एक जगह से टकराती है और वेव आपकी वापस से आपको वो अपना नाम सुनाई देता है। जैसे कोई दूसरी साइड खड़ा हो भी आपका नाम चिल्ला रहा हो, ये आपका बेसिकली कहाँ देखने को मिल जाएगा, माउंटेन्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका वेव्स ना ऐसे एयर आपकी आती जाती है ना, मूवमेंट आपका दोनों तरफ को होता है, तो आपको दोनों तरफ को सुनाई दे रहा होता है वहाँ पे वो चीज़ें, तो फ्री मूवमेंट हमको सुनाई देता है। अब ये इतना सारा जो मैंने ये बनाया है इसका क्या मतलब है, ये है आपका एक टर्म यूज़ होता है आपका बार बार साउंड का सुनाई देना आपको, इस वाले टर्म को आप कहते हैं रिवर्बेशन। व्हाट इज़ योर रिवर्बेशन, रिवर्बेशन आपका क्या होता है, साउंड का ना कंटिन्यूसली आपका रिपीट होना, जबकि जो साउंड जहाँ से आ रहा था यानी कि सोर्स ऑफ साउंड आपका बंद हो चुका है। ओके, तो बेसिकली आपका रिवर्बेशन क्या होता है भाई, आपका आप कंटिन्यू कुछ आपने एक बात कही, वो बात टकरा के आपको बार बार सुनाई दे रही है, रिपीट होना किसी चीज़ का, दैट इज़ योर नोन एज रिवर्बेशन। ओके, तो आपको रिवर्बेशन कंप्लीट सुन हो गया है हमारा। क्या होता है कि सोर्स ऑफ साउंड तो आपका स्टॉप हो चुका है, बट साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक अगेन एंड अगेन। ईको आपका क्या था, आपने एक बार नाम लिया आपको एक बार ही सुनाई दिया, वो आपका ईको होता है। सो ईको आपने देखा
खुले में हुआ है ना, यानी कि बेसिकली एयर आपका उसका मीडियम बन गया। रिवर्बेशन आपको कहाँ देखने के लिए मिल सकता है? सिनेमा हॉल में। इसीलिए सिनेमा हॉल में ना आपके बहुत सारा कुशन वगैरह या ऐसी ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जिसमें आपका जो साउंड का वेव है वो आपका उसी में समा सके। ओके, अगर वो बिल्कुल खाली होगा तो सिनेमा हॉल्स में आपको कंटिन्यू आपको बार बार वो आवाज़ रिपीट होकर सुनाई देगी। इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुशन वगैरह लगाए जाते हैं ताकि आपका रिवर्बेशन को रिड्यूस किया जा सके। ओके, सो हमने यहाँ पर इको एंड रिवर्बेशन भी देखा। नाउ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से आपका एक नया क्वेश्चन आता है। इसमें क्या आपकी 3 रेंजेस होती हैं हमारी। ओके, ये आपका सीडीएस का ना फेवरेट टॉपिक होता है कि भाई आप रेंजेस पूछ लेते हैं, बैट की पूछ लेते हैं, भाई बैट आपका कितने से कितने रेंज तक सुन लेती है, या एनिमल्स आपका वेल्स आपका कितने से कितने तक सुन लेती हैं, ये सब आप वो लोग पूछते हैं। तो कितने तक सुन लेंगे? तो बिलो 20 हर्ट्ज जो होता है वो आपका इंफ्रा साउंड होता है ना, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। तो इंफ्रा साउंड आपका कौन सुन सकता है? एनिमल्स आपके सुन सकते हैं, वेल्स आपकी सुन सकती हैं। ओके, ह्यूमन कहाँ से? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज आपका इंसान सुन सकते हैं। उसके बाद ओवर 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज तक आपका अल्ट्रासाउंड होता है, जो आपका बेट वगैरह बर्ड्स वगैरह यही सुन सकती हैं यहाँ पे। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड होता है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, आपकी वेवलेंथ कम होती है बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी आपकी बेट सुन सकती है। ओके, सो ये आपका अल्ट्रासाउंड के कुछ यूजेस भी होते हैं। फर्स्ट यूज़ क्या हो जाएगा आपका? तो मेल्टिंग किडनी स्टोन, पथरी जिसको कहते हैं, किडनी में हो तो उसको मेल्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम अल्ट्रासाउंड का। टू क्लीन अ जिगजैग पाइप, अगर आपका कोई पाइप है ना जिगजैग मोशन, हम उसको भी हमारा क्लीन करने के लिए वी यूज़ योर आपका अल्ट्रासाउंड वेव्स। अगर हम सेकंड में बात करें इकोकार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी क्या बेसिकली हार्ट में यूज़ करते हैं, राइट? अब हार्ट में यूज़ करते हैं इसको, तो इकोकार्डियोग्राफी में भी ना आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स। आप मतलब विदाउट ऑपरेशन आप चेक कर लेते हैं क्या भाई मतलब हमारा हार्ट सही से वर्क कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं योर इकोकार्डियोग्राफी। तो काइट्स होती हैं, बैट्स होती हैं, ये बेसिकली आपका सुन सकती हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स। ह्यूमन की रेंज कहाँ तक होती है आपकी? 20 हर्ट्ज टू योर 20 किलो हर्ट्ज, दैट मीन्स 20,000 हर्ट्ज, ये आपकी ऑडिएबल रेंज कही जाती है। तो किसी भी टर्म से क्वेश्चन बनेगा, आई होप अब आप उसको छोड़ेंगे नहीं। नाउ व्हाट इज़ योर सोनार? सबसे पहले सोनार की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सोनार की फुल फॉर्म होती है हमारी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोनार? तो सोनार आपका यूज़ कहाँ पे होती हैं? ये आपके शिप्स में यूज़ होती हैं, वॉयज जो समुद्री यात्राएं वॉयज होती हैं, या फिर आपका डिफेंस में भी आपका यूज़ हो सकता है। ओके, कैसे? आपका जो भी आपकी कैविटीज़ वगैरह होती हैं ना, वो आपकी नीचे है या नहीं है उसको चेक करने के लिए। तो सोनार वेव्स हमारी क्या काम करती हैं? जैसे आपका शिप चल रहा है तो ये अगर हमारी सोनार वेव जाके बहुत जल्दी से वापस आ जाए, दैट मीन्स वहाँ पे क्लियर है एकदम, मतलब कोई नीचे ऑब्स्टेकल नहीं है ना, नीचे स्टक नहीं हुई है, दैट मीन्स कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं फील हो रही है हमारी। बट जहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल होगा आपका, तो वो वेव्स क्या करेंगी, वो आपका बहुत देर में जाके वापस आएंगी। इससे अलर्ट मिल जाता है कि वेव्स हमारी वापस से सिग्नल नहीं दिया है, दैट मीन्स आगे कुछ प्रॉब्लम है हमारी, तो वहाँ पर वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो सोनार का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? इन आर सी वॉयज। ओके, ये आप यहाँ पे आपका डन होता है हमारा फिजिक्स का बेसिकली मेन पार्ट। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।